नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक में विषय इतिहास के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। इतिहास का दूसरा चैप्टर है। दूसरे चैप्टर का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है कि आखिरी शक्तिशाली जो मुगल बादशाह थे वो 1707 में औरंगजेब थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो छोटे छोटे मुगल बादशाह के अंतर्गत राजा थे वो क्या किए, वो अपने आप को पहले शक्तिशाली पहले से हो गए थे और क्या हुआ, अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाह रहे थे। इसी होड़ में सब लगे हुए थे। उसी समय घटना क्या घटती थी, जो अंग्रेज़ों का जो है यहाँ पे दबदबा अपना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना साम्राज्य फैलाना चाहती है। इस कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ आई थी, सिर्फ स्टार्टिंग की बात करें तो व्यापार करने आई थी। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे वो पूरे भारत में हर जगह यहाँ के उसके शासन में उसकी कोई दिलचस्पी कोई इंटरेस्ट नहीं था। देखा जाए तो जो है नॉर्मली सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ कि वो यहाँ पे शासन करने लगी और यहाँ पूरे साम्राज्य पे कब्जा कर लिया, उसके क्या कारण थे, इस चैप्टर में हम उसी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। 1600 ईस्वी में क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो होती हैं, उनसे जो है एक इजाज़तनामा लिखवा लेती हैं। इजाज़तनामा के उसमें क्या था, वो जो है लिखवा लेते हैं कि पूरब से जो व्यापार करने का अधिकार रहेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा। एक हिसाब से कहा जाए तो उनका एकाधिकार स्थापित हो जाता है। एकाधिकार स्थापित होने से वो सिर्फ पूरब में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। इससे उनको बेनिफिट ये होता है कि उनके कोई कंपटीशन में कोई इंग्लैंड से और दूसरी कंपनी नहीं रहेगी। वो लोग क्या करते हैं, व्यापार करने आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ पे जब आते हैं, निकल पड़ते हैं व्यापार के लिए, तो उस समय देखा जाए तो जो क्या होता है कि भारत में अंग्रेजों से आने से पहले ही 1498 में वास्को डी गामा जो है, पुर्तगाली जो हैं वो गोवा में आ जाते हैं। गोवा में अपना अड्डा बना चुके होते हैं, यहाँ आ जाते हैं। उनसे पहले यानी अंग्रेजों से पहले यहाँ पुर्तगाली आ जाते हैं। उस समय देखा जाए तो क्या होता है कि यहाँ जो भारतीय सूती कपड़े थे, इसके बाद जो सूती कपड़े का वाला और रेशम, और इसके बाद रेशमी कपड़े, और इसके बाद काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब चीज़ें जो है बहुत वैश्विक स्तर पर मांग थी। तो इन मांगों की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो विदेशी व्यापारी होते हैं उनका जो है बहुत ज़्यादा यहाँ आने का वो होते हैं कि बार बार यहाँ आए, जिससे कि यहाँ से जो सामान होता था कि जितने जो वैश्विक स्तर पर ज़्यादा मांग होने क्या होता था, यहाँ सस्ते में खरीदते थे और विदेशों में जाके उसको बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। इससे क्या होता था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था, लाभ होता था, जिसके वजह से वो भारत में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से व्यापार करना चाहते थे। यही होड़ लगी रहती थी। इसके बाद देखेंगे कि पुर्तगाली आते हैं, अंग्रेज आते हैं, बाद में फिर डच भी आते हैं, फ्रांसीसी आते हैं। ये जब उनका जो है आवागमन बना रहता है, वो बात की बात है। इसमें देखते हैं कि ये जो आते हैं तो 17वीं 18वीं शताब्दी में क्या होता है, इनका टकराव होता है। टकराव कैसे होता है, वो जो है एक कंपनी दूसरे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा कि वो ये सोचती है कि ये कंपनी को हम हरा दें, अब उनसे आगे निकल जाएं। तो उस टकराव में वो लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। भिड़ने का क्या करते हैं, वो किसी दूसरे जो है जो यहाँ से सामान ले जाते हैं उसको रास्ते में रुकावट पैदा कर देते हैं, जहाज़ों को आपस में एक चाहते हैं कि कभी कभी दूसरे नाव कंपनी के जहाज़ों को डुबा देते थे। तो इस तरह उनमें होड़ लगी रहती थी। उस समय सबसे जो प्रतिद्वंदी के रूप में सबको मानती थी वो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये चाहती थी कि भारत में हमारे सिवा कोई न व्यापार करे। इसके वजह से और ज़बरदस्त टकराव पैदा होता है और एक दूसरी कंपनियाँ टकराव होती रहती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज़ों का यहाँ और जो है विस्तार बढ़ता जाता है और सब पर हावी होती है, दिखाई पड़ती है। ये कंपनी की बात करें तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती है, यहाँ आने पे सबसे पहले तो उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि यहाँ व्यापार करे। लेकिन व्यापार आने के बाद इसको क्या ज़रूरत पड़ने लगती है कि दूसरों से कंपनी का जो है जो भी सामान है उसको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए क्या करें, उसको किले की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो जब किले की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किला बनाना चाहती है। किला बनाने के लिए वो
किलेबंदी करना शुरू कर देती है और अपने जो है व्यापार रणनीतियाँ जो हैं उसको बना के अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा सोचती है कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना व्यापार फैल सके और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इस उद्देश्य से वो क्या करती है, स्थानीय जो शासक होते हैं उनके जो है उनसे टकराव पैदा होने लगते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थानीय शासकों से टकराव होने लगता है तो क्या होता है, वो जो है थोड़ा सा राजनीति में और सब चीज़ों में हस्तक्षेप करने लगते हैं। आगे आते हैं इसके बाद में, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कब शुरू करती है? 1651 में हुगली नदी के किनारे जो है ये कंपनी पूर्ण रूप से अच्छे से व्यापार स्थापित कर लेती है, कंपनी स्थापित कर लेती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये इसके बाद ये जो है धीरे धीरे बंगाल में तो कर ही लेती है। अगर और देखेंगे तो इसी तरह बंगाल है, मद्रास है और मुंबई है, ये सब जो है, हैदराबाद है, ये सब धीरे धीरे कब्जा कर लेती है। इनको ये प्रेसिडेंसी शुरू के रूप में बहुत फेमस थी कोलकाता की बात करेंगे 1696 में यहाँ क्या करती है, 1600 ईस्वी से यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या होती है, सिर्फ इजाज़तनामा लेती है। उसके बाद आते ही व्यापार शुरू होता है। व्यापार शुरू होते होते बढ़िया हुगली नदी किनारे बढ़िया फैक्ट्री स्थापित कर लेती है, बढ़िया से उसका व्यापार शुरू हो जाता है। तो हुगली नदी में अच्छा खासा उसका अड्डा बन जाता है। 1651 तक ईस्वी की बात करेंगे तो फिर इसके बाद देखेंगे 1696 ईस्वी में वो किला बनाना शुरू कर देती है। किला बनाना शुरू हो गया, अपना एरिया बढ़ाने लगी। तो स्वाभाविक सी बात है, जो स्थानीय शासक होंगे उनसे टकराव होगा। तो यहाँ क्या होता है, 2 साल बाद देखेंगे कि वो जो स्थानीय अफसर होते हैं, 1600 के बाद 1696 से बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है। तब तक में क्या होता है, कंपनी बहुत शक्तिशाली हो जाती है। क्या करती है, वो चालबाजी करके रिश्वत दे के यहाँ जो है जो स्थानीय जो है अफसर रहते हैं उनको क्या रिश्वत दे देती है। रिश्वत दे के वो क्या कर लेती है, 3 गांव की जमींदारी खरीद लेती है। उन 3 गांव में आज जो कलकत्ता है या कोलकाता है वो भी एक गांव था, इसके अलावा 2 और गांव थे। तो 3 गांवों का इलाका जमींदारी खरीद लेती है। जमींदारी खरीदने के बाद क्या होता है, वो जमींदारी खरीदने के साथ साथ वहाँ पे पूरा जमींदारी ले ली, तो वहाँ उसका पूरा इलाका हो गया। वहाँ से यहाँ पे बहुत बड़ी ये, अगर जहाँ से जमींदारी खरीदती है 3 गांव के बाद, तो बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जमींदारी की बात करें यहाँ पे जमींदारी खरीद लेने के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पहले क्या करते थे अंग्रेज, जब शुरू में आए थे तो वहाँ से भारत में उनके पास बेचने की चीज़ सिर्फ सोना और चांदी था, जिसको बेच के वो यहाँ से जो सामान खरीदते व्यापार करते थे। लेकिन जब यहाँ से 3 गांव की जमींदारी खरीद लेने के बाद वो क्या करते हैं, उनको अब बाहर से पैसा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने जो है सेना के रखरखाव में वहाँ कंपनी का और बहुत सारी चीज़ें उसी से खरीदने लगते हैं, उनको बहुत सारा पैसा मिलने लगता है। इसके बाद बात करेंगे तो वो यहाँ से और क्या होता है, धीरे धीरे अपना इतना प्रभाव बढ़ाते हैं कि वो किसी तरह औरंगजेब से बिना जो है व्यापार करने के लिए बिना व्यापार में जो है ऐसा फरमान जारी करवा लेते हैं कि बिना शुल्क चुकाए वो व्यापार करेंगे। जो स्थानीय शासक थे उनके अलावा उनका मुगल साम्राज्य तक, यानी वहाँ मुगल शासक कौन थे उस समय, औरंगजेब थे। औरंगजेब से वो जो है फरमान जारी करवा लिए, तो स्वाभाविक सी बात है जो स्थानीय शासक थे वो विरोध नहीं कर सकते थे। तो अब क्या करें, तो लेकिन वो सिर्फ जो जारी किए थे वो सिर्फ स्थानीय शासकों के अंदर में ही सारा काम हुआ और इसके बाद जो है कंपनी को ही छूट थी। लेकिन कंपनी के अफसर क्या किए, जो निजी तौर पे व्यापार करते थे उसका भी नहीं जो है राजस्व चुकाना चाहते थे, टैक्स नहीं देना चाहते। तो जिससे क्या हुआ, जो स्थानीय शासकों के जो राजस्व में बहुत कमी आ गई, जिसकी वजह से उनको विरोध करना पड़ा। क्योंकि अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी नहीं दे रही थी, जो स्थानीय जो अफसर निजी व्यापार कर रहे थे वो भी नहीं दे रहे थे, जिससे उनको लगातार राजस्व में कमी आ रही थी। इसके बाद का उस समय जो बात करेंगे, उस समय मुर्शिद कुली खां थे, बंगाल के जो है नवाब थे। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम व्यापार से युद्धों तक कैसे हुआ। 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद सब अपने आप को क्या होता है, फ्री घोषित करने लगते हैं। औरंगजेब की मृत्यु बता दी है आपको, पहले ही 1707 में हो गई थी। इसके बाद क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खां जो है वहाँ के बंगाल के नवाब बनते हैं। उनके बाद बात करेंगे तो मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां बनते हैं। अलीवर्दी खान के बाद जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते हैं। ये जो क्रम बनता रहता है। सिराजुद्दौला की बात करेंगे, सिराजुद्दौला क्या होता है, जब सिराजुद्दौला बने होते हैं तो उस समय ये जब अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बनते हैं तो ये क्या कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम क्या करें, अपने अनुसार कोई ऐसा नवाब बैठा लें जिससे कि उसको अपने अनुसार चला सकें और हमारा कहना माने, हम
बढ़िया व्यापार में मुक्त जो है बिना पैसा चुकाए अपना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या होती है, जो सिराजुद्दौला होते हैं जब ये बनते हैं राजा, तो इस समय बहुत जो है ये लोग इधर उधर करते रहते हैं, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को जान जाते हैं कि हाँ ये चाहते हैं कि जो है कोई उनका कठपुतली नवाब बन जाए। लेकिन ऐसा अंग्रेज अपने जो है कामयाब नहीं हो पाते इस मकसद में। तो होता क्या है, परिणाम उसका है, जब सिराजुद्दौला ही बन जाते हैं नवाब, तो सिराजुद्दौला नवाब बनने के बाद जो अंग्रेज चाहते थे कि हम फ्री में बिना शुल्क चुकाए करें, उसके बाद वो क्या करते हैं, सबको कहते हैं कि अब कंपनी को शुल्क भी चुकाना पड़ेगा, और इसके बाद जो रियायतें थी वो रियायतें ख़त्म कर दी जाएंगी, जो सिक्के ढालने थे वो सिक्के नहीं ढाल पाएंगे अंग्रेज। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, जो किलेबंदी की थी वो किलेबंदी भी नहीं करेंगे। ये सब जो पूरा क्या होता है, पूरा रोक लगा देते हैं, पूरी तरह से रोक लगाते हैं। तो अंग्रेज जो है अधिकारी जितने होते हैं वो बौखला जाते हैं। इसके उसका परिणाम क्या निकलता है, अंत में जो धोखाधड़ी में राजस्व में उनके जो है सिराजुद्दौला कमी आ रही थी, ये सब वजह से सिराजुद्दौला ने ऐसा किया। इसके वजह से फिर ये सब परिणाम इसका ये निकला कि प्लासी युद्ध होता है। अब आइए आते हैं प्लासी युद्ध में क्या कैसे हुआ। प्लासी युद्ध के बाद बात करेंगे। 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। जब 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है तो सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं। जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं तो क्या होता है, सिराजुद्दौला नवाब बनने के बाद आपको अभी बताएं कि वो क्या करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ जो है फरमान जारी कर देते हैं, और इसके बाद उनको युद्ध कर देते हैं। युद्ध कैसे उनसे करते हैं, वो जो है उनके कासिम बाजार में, बंगाल में ही कासिम बाजार में एक उनकी जो है इंग्लिश फैक्ट्री थी। इंग्लिश फैक्ट्री में वो 30,000 सैनिक के साथ धावा बोल देते हैं, और वहाँ पे जितने भी हथियार सामान और सारी चीज़ें रहती हैं, अंग्रेज अफसर रहते हैं उनको बंदी बना लेते हैं, जो हथियार रहते हैं उनको लूट लेते हैं, और जो सामान रहता है उनको लूट लेते हैं। इंग्लिश फैक्ट्री को लूटने के बाद वो लोग जो है आते हैं, अब अपना टारगेट रखते हैं जो कलकत्ता में ही स्थित जो है उनका किला रहता है अंग्रेजों का, वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला की सेना वहाँ जो है कलकत्ते किले पे कब्जा करने के लिए जब जाते हैं तो क्या होता है कि अंग्रेज जो है बहुत घबरा जाते हैं। इस घबराहट से वो क्या करते हैं, अपने जो है मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थी, मद्रास वाले क्या करते हैं, सोचते हैं कितनी बड़ी जो है कलकत्ता इलाका हमारे यहाँ से छूट जाएगा। इसके डर की वजह से वो लोग फिर बढ़िया से अपनी रणनीतियाँ बनाते हैं, जिसकी वजह से वो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में मद्रास से जो है एक सेना भेजते हैं। सेना भेजने के बाद वो क्या होता है, सेना जो है कलकत्ता में आती है। कलकत्ता में आने के बाद उस समय जब रॉबर्ट क्लाइव आ रहे थे तो उनके साथ जो सेना थी, सेना के अलावा उनमें जहाजी बेड़ा भी शामिल थी, उनकी नौसेना यानी भी उनको सहायता दे रही थी। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ के तो जो बंगाल के थे सारे जो है जहाजी बेड़े और जो सैनिक अफसर सबको तो बंदी बना लेते हैं, सब कब्जा कर लेते हैं। अब बचता है किला में जब कब्जे की बात आती है तो इसके बाद उनसे जो है तब तक ये क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जो है सेना भेज देते हैं। अब रॉबर्ट क्लाइव से युद्ध होता है। अब रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो युद्ध क्या होता है, 1757 में प्लासी युद्ध होता है। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जाम में आपको मिल जाती, कहीं ना कहीं पूछी जाती है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बारे में और इसका कितना बहुत बड़ा महत्व है, इस डेट के बारे में आगे बताते हैं। प्लासी के युद्ध ही कितना महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है, मीर जाफर क्या होता है, कारगुजारिया कर जाता है। ये प्लासी युद्ध होता है, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला से युद्ध होता है। तो सिराजुद्दौला के सेनापति के रूप में जो मीर जाफर रहते हैं वो धोखा दे देते हैं। धोखा देने के साथ क्या होता है, मेन मौके पर जब युद्ध होना होता है तब धोखा देते हैं। उधर तो इंग्लिश फैक्ट्री लूटने के बाद अब किले पे कब्जा करना था, किले कब्जे टाइम इधर रॉबर्ट क्लाइव की सेना से जब युद्ध होता है तो मीर जाफर जो है धोखा दे देते हैं। धोखा देने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। हार हो जाने के बाद फिर इसमें जो है क्या होता है, सिराजुद्दौला को जो है हारने के बाद फिर ये हारते क्यों हैं, जो मीर जाफर होते हैं, ये मीर जाफर क्या करते हैं, कारगुजारी इसलिए कर जाते हैं क्योंकि इनको अंग्रेज अफसर कहते हैं या रॉबर्ट क्लाइव से जो बातें होती हैं वो यही होती हैं कि उनको जो है आपको जो है हम राजा बना देंगे सिराजुद्दौला के हटाने के बाद। वो मीर जाफर राजा बनने के लालच में धोखा दे देता है। इसी का परिणाम होता है अंग्रेज जीत जाते हैं, और जीतने के बाद वो फिर बाद में मीर जाफर को राजा बना देते हैं, सिराजुद्दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के राजा बनने के बाद क्या होता है, अंग्रेजों की ये पहली बड़ी जीत होती है, भारत में सबसे बड़ी जीत होती है। यही जो है यही टर्निंग पॉइंट होता है जो अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने पर बहुत बड़ा अहम रोल जो है अदा करता है। इसके बाद आएंगे कि क्या होता है,
1757 में तो यहाँ प्लासी युद्ध होता है, लेकिन इसके बाद फिर क्या करते हैं, मीर जाफर को राजा बना देते हैं। मीर जाफर जब क्या होगा, राजा बन जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको अपनी जनता को और सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। उसको अपना जो है जब ध्यान देगा तभी उसकी पब्लिक खुश रहेगी। तो वो क्या करते हैं, वो जो है कंपनी के अफसर चाहते हैं कि अब हमें पैसा दे। तो और जब पैसा लेना चाहते हैं मीर जाफर तो उसमें की शुल्क मिले तो कुछ मिलता नहीं, तो इसमें भी क्या होता है, विरोध होता है। बाद में फिर मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना देते हैं। कासिम भी कुछ दिन राज शासन करता है, फिर इसके बाद उससे भी विरोध होने लगता है। जब कासिम से भी विरोध होने लगेगा तो मीर कासिम से फिर लोग मीर कासिम को हटा देंगे। मीर कासिम को हटाते हैं। 1764 में यहाँ पे क्या होता है, बक्सर की युद्ध होता है। ये भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है अंग्रेजों का। 1764 में क्या होता है, ये जो है दोबारा नवाब बनते हैं। 1764 में मीर जाफर पहले बनाए थे जब सिराजुद्दौला को हराने के बाद बने थे, लेकिन फिर से जब मीर जाफर को दोबारा बनाया जाता है तो पहले से अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब अंग्रेज अफसर कहते हैं कि नहीं, अब हमें क्या चाहिए, हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को देना होगा। जब 5 लाख की बात आ जाती है कंपनी को हर महीने देना होगा, तो इससे क्या होता है कि कोई भी होगा नहीं दे पाएगा, सक्षम नहीं होगा। तो ये जो है शुरुआत हो जाती है, लेकिन फिर तुरंत परिवर्तन कैसे आ जाता है, परिवर्तन ये आता है कि जो है परिवर्तन के बाद अगर 5 लाख हर महीने कंपनी को देने की जो बात होती है, तो जो है मीर जाफर से जो दोबारा बात होती है तो कुछ ही समय बीतता है। फिर क्या देखते हैं, 1764 में बक्सर युद्ध होने के बाद जो है मीर जाफर जो है दोबारा नवाब बनते हैं। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि 1765 में ही मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद फिर आप कंपनी क्या करते हैं, मुगल सम्राट से बंगाल की दीवानी अब क्या होते हैं, वो खुद नवाब बनना चाहते हैं और वो अब कहते हैं कि अब हम खुद ही जो है शासन करेंगे। तो वो क्या करते हैं, मुगल सम्राट से खुद ही वहाँ की बंगाल की दीवानी ले लेते हैं। बंगाल की दीवानी लेने के बाद अब तो पूरा उनका ही पूरा बंगाल हो जाता है। पहले 3 गांव मिले थे, अब पूरा बंगाल ही हो जाता है। बंगाल हो जाने के बाद वो उनके पास राजस्व जो पैसे की वसूली थी बहुत हो जाती है। अभी तक की स्थिति ये रहती, जो थोड़ा बहुत लाते थे अब एकदम से पूरी तरह बंद कर देते हैं। मतलब कि जो सोना चांदी लाते थे यहाँ से सामान खरीदने के लिए पूरी तरह बंद कर दें। अब उनके पास इतना पर्याप्त पैसा हो जाता है कि वो पूरी सेना को पैसा भी दे देते हैं और इसके साथ साथ पैसा देने के साथ साथ वो पूरा यहाँ का व्यापार करने के लिए पूरा सामान भी खरीद लेते हैं। तब भी उनके पास भी बहुत पैसा बचता रहता है। इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो भी कंपनी के अफसर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम क्या होता है, साहब एक से यहाँ पैसा कमाने के होड़ में लगे रहते हैं और बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। ये अगली हेडिंग है, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। कैसे नवाब बन बैठे, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। यहाँ उदाहरण के रूप में लेते हैं जो रॉबर्ट क्लाइव थे, वो तो बहुत ज़्यादा पैसा ले गए। पैसा की उनकी बात करते हैं तो 4 लाख जो है लगभग पाउंड से ज़्यादा उनकी जो है यहाँ से जब गए थे तो दौलत थी। रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, जब वो शुरू में आए थे वो दो बार गवर्नर बनने के बाद 1767 में जाते हैं। 1767 में वो यहाँ से 2 बार गवर्नर बनने के बाद पूरी तरह से यहाँ भारत से चले जाते हैं। लेकिन जब वो आए थे तो कितने साल के थे, 18 साल के थे। 1743 में इंग्लैंड से जब आए थे तो लेकिन 4 लाख पाउंड की दौलत, अकूट दौलत ले गए थे। इसके बाद उस समय जो इंग्लैंड में जो स्थिति थी, यहाँ जो आते थे ये सोच के आते थे कि भारत चलते हैं, यहाँ से पैसा कमा के जो है अपने यहाँ इंग्लैंड में अच्छे से बढ़िया राजा करेंगे। वहाँ वो इंग्लैंड जो राज करेंगे, वो इंग्लैंड में जो यहाँ से कमा के जाते थे उनको नवाब कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड के लोगों को ऐसा मानना था कि भारत जाके अच्छे से रुपया कमा के फिर अपने यहाँ जीवन यापन करके अच्छे से रहेंगे। इसलिए अंग्रेज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आके यहाँ व्यापार करना चाहते थे और पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए यहाँ भारत आते थे। और इसके बाद बात करेंगे कंपनी के जो बहुत सारे लोग थे उस समय, तो इंग्लैंडों में यहाँ तक कि कार्टून बनाया जाता था कि भारत को जो है ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ तो ऐसा मानते थे कि भारत जाना है, वहाँ पैसा कमा के यहाँ बड़े आदमी बन जाना है और अच्छे से रहना है। और आगे बात करते हैं कंपनी का फैलता शासन। 1757 की बात करेंगे तो 1757 में जो है यही रॉबर्ट क्लाइव ही थे जो क्या ही युद्ध हुआ था। फैलते शासन के इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो किए, पैसा तो बहुत कमा लिया। अगर बात करते हैं कि पैसा कमाने के बाद जब ये यहाँ से गए थे तो 1772 में संसद में इनके ऊपर जो है रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया था। और इसके बाद क्या होता है, 1774 में ये आत्महत्या कर लेते हैं इंग्लैंड में।
यहाँ का शासन कैसे फैला है, 1757 से लेकर 1857 के बीच बात करेंगे तो इस दौरान क्या होते हैं, ये लोग जो है किसी भी शासन, किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में वो डायरेक्ट जो है जाके अपनी सेना भेज के युद्ध नहीं करते थे। ये राजनीतिक, आर्थिक और वहाँ पे कूटनीतिक जो है दिमाग चला के वहाँ पे ऐसा वो करते थे कि धीरे धीरे उसको अपने कब्जे में ले सकें। अगर इसकी बात करेंगे तो इसी तरह डायरेक्ट कोई अगर जाए युद्ध करेंगे तो हार जाते, इसलिए वो पहले राजनीति में, यहाँ कहने का मतलब, फूट डालते थे और राज करने की नीति अपनाते थे। इसमें बात करेंगे तो रेजिडेंट की बात करेंगे तो सहायक, ये जो है अलग अलग जो है क्षेत्र में अलग अलग शासकों यहाँ रेजिडेंट नियुक्त कर देते थे, और इसके बाद वो कंपनी को सीधे से, कंपनी के आदमी रहते थे वो रेजिडेंट पूरा जो है सूचना देते थे, यहाँ तक कि राजा कौन सा अगला राजा बनेगा उसमें भी वो हस्तक्षेप करते थे। और इसके बाद बात करेंगे रिचर्ड वेल्जी जो थे 1801 में अवध का नवाब इसी तरह धोखाधड़ी के उसमें वो कर लेते हैं, कहने का मतलब आधा इलाका हथिया लेते हैं। इसमें क्या करते थे, ये जो है सहायक संधि थोप देते थे। सहायक संधि ऐसे होती थी कि राजा को सैनिक अधिकार नहीं रखने का अधिकार नहीं मिलता था, और वो जो है वो सैनिक अधिकार पाने के उसमें कि सैनिक अधिकार जो है ले लिए और सैनिक जो है अंग्रेज अपने से देते थे जब सैनिक सुरक्षा उनको चाहिए, और सैनिक जो है अधिकार राजा को नहीं होता था, जिसके वजह से वो क्या करते थे, राजा से उसके सैनिक रखने की वजह में पैसा लेते थे। जब कोई पैसा नहीं दे पाता था उसका जो है इलाका या उसका क्षेत्र जो है हथिया लेते थे। तो इसी तरह ये जो है अवध को हड़प लिए 1801 में, इसी तरह जो है हैदराबाद की जो है रियासत को काफ़ी इलाका हड़प लिए। तो इस तरह ये जो है इनका जो है शासन जो है पूरा अभी तक यहाँ तो कब्जा करते हुए यहाँ शासन अपना जो है क्षेत्र बढ़ाए। और इसके बाद का जो अगला जो है वीडियो, अगले जो है टीपू सुल्तान की हेडिंग है, वो हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आशा करते हैं आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जो है अच्छी लगने, जितना सारा जो है इसमें मैटर है आपको उम्मीद है पूरा समझ में आ गया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। अगली वीडियो में आप पूरा चैप्टर पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।